नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। हमारे पास कुछ नोट्स और रिसर्च हैं इस पर जो साझा किए गए हैं, और हमारा काम है इसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो दिलचस्प नुक्ते हैं, उन्हें आपके सामने रखना। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर है क्या चीज़, कैसे ये हमारी ज़िंदगी के जो सपने हैं उन्हें हकीकत बनाने का एक तरह का रोड मैप बन सकती है, और उम्र के साथ अलग अलग पड़ाव पर ये कैसे बदलती है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और सबसे पहले ये जानना जरूरी है, मतलब एक गलतफहमी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या जिनके पास बहुत पैसा है पहले से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये हर उस इंसान के लिए है जो अपना भविष्य थोड़ा सुरक्षित चाहता है, थोड़ी चिंता कम करना चाहता है कल की। इसमें वो ज़रूरतें भी शामिल हैं जिनका हमें अंदाज़ा है, जैसे रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, और वो भी जो अचानक आ सकती हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई। तो ये उन सब के लिए तैयारी का एक तरीका है। इन नोट्स के हिसाब से ये कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है, लगातार चलने वाला। इसमें सबसे पहले हम तय करते हैं कि जिंदगी में पाना क्या है, हमारे लक्ष्य। फिर उन लक्ष्यों को पैसों के हिसाब से देखते हैं, फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, और आखिर में उन तक पहुंचने के लिए अपने पैसे, अपना फाइनेंस मैनेज करते हैं। एक तरह से मंजिल तय करके रास्ता बनाना। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ भविष्य की प्लानिंग नहीं है। इसमें आज हम कहाँ हैं, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, हमारी नेटवर्थ, उसका जायजा लेना भी शामिल है। फिर भविष्य में क्या ज़रूरतें होंगी उसका अंदाज़ा लगाना, और फिर उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज से ही काम करना। और ये सब करते हुए ये भी देखना कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, आज की, कल की, हम रिस्क कितना ले सकते हैं, हमारी रिस्क प्रोफाइल और हमारी आमदनी, ये सब देखकर ही एक सही प्लान बनता है। लक्ष्यों की बात हुई तो ये भी दिलचस्प है कि लक्ष्य भी अलग अलग तरह के होते हैं। जानकारी कहती है 3 तरह के हो सकते हैं। हाँ। एक तो है छोटे लक्ष्य, शॉर्ट टर्म। हाँ। जैसे नया फोन लेना है, या चलो परिवार के साथ छुट्टी पे जाना है। 1-2 साल वाले। हाँ बिल्कुल। हाँ। फिर दूसरे हैं मंजिले लक्ष्य, मीडियम टर्म। जैसे अपना घर खरीदना है या बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई। हाँ। इसमें कुछ साल लगते हैं, पैसा भी ज्यादा चाहिए। और तीसरे वो है लंबे लक्ष्य, लॉन्ग टर्म, जैसे बच्चों की शादी का इंतजाम या सबसे बड़ा रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी का इंतजाम। हाँ। इसमें तो 10 साल 20 साल भी लग सकते हैं। हाँ, और यहीं पर प्लानिंग की असली चुनौती है। हाँ, सोचिए एक टीवी खरीदने की प्लानिंग और रिटायरमेंट की प्लानिंग, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। समय, पैसा, गंभीरता, सब कुछ अलग। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी चीज आती है, लाइफ साइकिल। हमारी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव। हाँ। उम्र और जिम्मेदारियां बदलती हैं तो प्राथमिकताएं और पैसों की जरूरतें भी बदल जाती हैं। हाँ। इन नोट्स में इसका बड़ा अच्छा एक तरह से खाका खींचा है। अच्छा, क्या है वो पढ़ाओ? देखिए, पहला है सीखने वाला, लर्नर। करीब 20-25 साल तक। तब शायद सबसे बड़ी चिंता होती है पढ़ाई का खर्चा, जैसे कोई MBA करना है, उसकी फीस। हाँ। फिर आता है कमाने वाला, ई अर्नर, 25 के आसपास, जब नौकरी लगती है। अब शायद इंसान सोचता है अपना घर लेने की, होम लोन वगैरह। ये पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अक्सर। हाँ, ये तो है। फिर साथी पड़ाव, शादी के बाद, समझ लीजिए 28-30 की उम्र में। अब चिंताएं अकेले की नहीं, परिवार की हैं, अपना घर, गाड़ी, बच्चों की प्लानिंग। सही। फिर माता पिता, पेरेंट, करीब 28-35 में, फोकस बच्चों पर, उनका स्वास्थ्य, उनकी स्कूलिंग। हाँ, उसमें तो काफी खर्चा होता है। जी। फिर प्रदाता लगभग 35 से 55 साल। यहाँ बताया गया है कि इस उम्र में बचत का बड़ा हिस्सा बच्चों की हायर एजुकेशन और शादी के लिए जाता है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। फिर आता है खाली घोंसला, 55-65 के आसपास। बच्चे सेटल हो गए, शायद बाहर चले गए, अब अपनी सेहत की फिक्र, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बुढ़ापे में इनकम, ये जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और आखिर में रिटायरमेंट, 60 के बाद, कमाई बंद और गुजारा बचत और निवेश पर। ये लाइफ साइकिल वाली बात तो वाकई आंखें खोलने वाली है। साफ दिखता है कि जरूरतें एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी वो कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकती, उसे भी बदलना पड़ता है वक्त के साथ। हाँ, जस्ट करना पड़ता है। जानकारी में आर्थिक जीवन चक्र को भी 3 हिस्सों में देखा गया है, स्टूडेंट, वर्किंग और रिटायरमेंट। हर दौर में कमाई, खर्च, बचत सब अलग। हाँ, तो अब सवाल यह है कि बचत करें क्यों? और ये जो कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स खरीदो, वो क्यों जरूरी है? जैसा हमने देखा, जिंदगी के हर मोड़ पर पैसे की जरूरत तो है ही।
तो बचत का मतलब नोट्स के हिसाब से 2 फैसले लेना है। अच्छा। कौन से 2 फैसले? पहला, आज का खर्च टालना, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, मतलब आज जो पैसा खर्च कर सकते थे उसे भविष्य के लिए बचाना। और दूसरा, हाथ में कैश रखने की बजाय उसे कहीं लगाना, पार्टिंग विद लिक्विडिटी, मतलब आसानी से खर्च होने वाली नकदी को किसी ऐसी चीज में बदलना जो शायद तुरंत कैश ना हो पर भविष्य में काम आए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना। अच्छा। हाँ, आप आज पैसा देते हैं, भविष्य की सुरक्षा का एक वादा खरीदते हैं। वो पैसा तुरंत खर्च के लिए नहीं है, पर जरूरत पर बहुत काम आता है। सही बात है। और जरूरतें भी तो कई तरह की होती है ना। इन दस्तावेजों में 3 तरह की मुख्य जरूरतें बताई गई हैं। जी। पहली है भविष्य के तय खर्चे, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। ये स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे पता है 5 साल बाद बच्चे की फीस देनी है, या आम भी कि बस भविष्य के लिए कुछ पैसा रखना है बिना किसी खास मकसद के। हाँ। दूसरी जरूरत है अचानक आने वाली मुश्किलें, मीटिंग कंटिंजेंसीज, जिनका हमें अंदाजा नहीं होता, बीमारी, एक्सीडेंट, नौकरी छूटना। ऐसी सिचुएशन में एकदम से बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर बीमा, रिसर्च कहती है बीमा बहुत बड़ा सहारा है। बिल्कुल, इंश्योरेंस का रोल यहीं आता है। और तीसरी है धन जमा करना, वेल्थ एक्यूमुलेशन। मतलब बचत और निवेश का मकसद सिर्फ जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि अपनी संपत्ति को बढ़ाना भी है। लोग चाहते हैं कि उनका पैसा और पैसा कमाए, इसीलिए हाई रिटर्न्स की इच्छा होती है। पैसा बढ़ाना। और इन्हीं अलग अलग जरूरतों के लिए बाजार में अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज हैं, जैसा ये जानकारी बताती है। ओके। पहला, लेन देन वाले उत्पाद, ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स, जैसे सेविंग्स अकाउंट, एफडी। इनका काम है जरूरत पर आसानी से पैसा देना, लिक्विडिटी। जैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए। हाँ। दूसरा, सुरक्षा देने वाले उत्पाद, कंटिंजेंसी प्रोडक्ट्स। इसमें सारे इंश्योरेंस आ गए, लाइफ, हेल्थ, कार, घर। ये अचानक आने वाले बड़े नुकसान से बचाते हैं, सुरक्षा कवच। ठीक है। और तीसरा, पैसा बढ़ाने वाले उत्पाद, वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, हाई यील्ड बॉन्ड्स। यहां मकसद है पैसे को काम पर लगाकर उसे बढ़ाना। इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है अक्सर। हाँ, ये बात भी है। और कौन सा प्रोडक्ट चुनना है, ये तो इस पर भी निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क लेने को तैयार है, उसकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें लगता है रिटर्न कम मिले पर पैसा सेफ रहे, वो शायद एफडी या सरकारी बॉन्ड चुनते हैं। हाँ, कंजर्वेटिव अप्रोच। और कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा या शायद ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होते, वो शायद शेयर बाजार या इक्विटी फंड्स में जाते हैं। जी, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। ये हर किसी की अपनी पसंद, जरूरत और हिम्मत की बात है। तो अगर पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को देखें, इसके कुछ मुख्य हिस्से होते हैं, एलिमेंट्स। जानकारी के मुताबिक इसमें शामिल हैं। क्या क्या है वो? एक तो निवेश योजना, इन्वेस्टिंग, अपनी रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से सही जगह पैसा लगाना। दूसरा, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस वगैरह से खुद को और अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करना। तीसरा, रिटायरमेंट योजना, रिटायरमेंट प्लानिंग, बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करना और मैनेज करना। चौथा, टैक्स और जायदाद योजना, टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग, टैक्स बचाना कानूनी तरीकों से और प्रॉपर्टी का सही ट्रांसफर प्लान करना। ओके। और पांचवा, जरूरतों के लिए पैसों का इंतजाम, फाइनेंसिंग नीड्स, मतलब घर, पढ़ाई जैसे लक्ष्यों के लिए फंड कैसे आएगा, उसकी प्लानिंग। ये सब मिलकर एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बनता है। ये सब सुनने में बहुत जरूरी लगता है, और शायद आज के जमाने में इसकी जरूरत और भी बढ़ गई है। इन नोट्स में कुछ वजहें बताई गई हैं कि आज ये प्लानिंग क्यों ज्यादा जरूरी है। हाँ, कई कारण हैं। जैसे अब जॉइंट फैमिलीज कम हो रही हैं, पहले परिवार का सपोर्ट होता था, अब अक्सर अकेले ही सब संभालना पड़ता है। बिल्कुल। बाजार में इन्वेस्टमेंट के इतने ऑप्शन आ गए हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर, सोना, क्रिप्टो, क्या नहीं है। कंफ्यूजन भी होता है इससे। हाँ, चॉइस ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी है। लाइफस्टाइल बदल रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन तो है ही एक परमानेंट चिंता, हमारे पैसे की कीमत कम करती रहती है। सही बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अब लोग ज्यादा जी रहे हैं, लॉन्गर लाइफ स्पैन, मतलब रिटायरमेंट के बाद के सालों के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। रिटायरमेंट कॉर्पस ज्यादा बड़ा चाहिए अब। इन सब के अलावा और भी अचानक जरूरतें आ सकती हैं, तो बिना प्लानिंग के चलना आज मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, काफी रिस्की है। तो फिर सवाल ये आता है कि शुरू कब करें? क्या कोई सही उम्र है इसकी?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे रिसर्च एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बताती है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। आसान भाषा में, जितनी जल्दी और जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उतनी तेजी से बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपने लगाए पैसे पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि जो रिटर्न कमाया है उस पर भी आगे रिटर्न मिलता है। पैसे से पैसा बनता है। अच्छा। अंदाजा लगाइए, कोई 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करे और दूसरा 45 की उम्र में। रिटायरमेंट तक 25 साल वाले के पास 45 वाले से कहीं ज्यादा पैसा जमा हो सकता है, भले ही दोनों ने हर महीने बराबर पैसा लगाया हो। अरे वाह, सिर्फ जल्दी शुरू करने से इतना फर्क? हाँ, क्योंकि पहले वाले के पैसे को बढ़ने के लिए 20 साल ज्यादा मिले। कंपाउंडिंग का कमाल। तो जवाब सीधा है, जितनी जल्दी उतना अच्छा। हाँ बिल्कुल, अभी ही बेस्ट टाइम है। बल्कि शुरू करने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी होता है। ठीक है, मान लिया कि जल्दी शुरू करना है, पर कहाँ से, किन चीजों पर ध्यान दें? जानकारी कहती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के 6 मुख्य पहलू हैं, एरियाज। जी, 6 मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश प्लानिंग, अपनी आमदनी खर्च का हिसाब, बजट बनाना और एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये तो बेसिक हुआ, घर चलाने जैसा। बिल्कुल, फाउंडेशन है ये। दूसरा है निवेश योजना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। बचत को कहाँ लगाएं कि वो बढ़े। इसमें रिस्क, गोल्स, टाइम होराइजन सब देखना होता है। ठीक। तीसरा है बीमा योजना, इंश्योरेंस प्लानिंग। लाइफ, हेल्थ, जरूरी चीजों का सही बीमा। चौथा, रिटायरमेंट योजना। रिटायरमेंट प्लानिंग, ये लंबा प्रोसेस है। पैसा जमा करना, एक्यूमुलेशन, उसे बढ़ाना, कंजर्वेशन, और फिर रिटायरमेंट में इस्तेमाल करना, डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों स्टेज। पांचवा है जायदाद योजना, एस्टेट प्लानिंग। ये पक्का करना कि आपके बाद आपकी संपत्ति सही हाथों में आपकी मर्जी से जाए, नॉमिनेशन, वसीयत वगैरह। ये भी जरूरी है। और छठा है टैक्स योजना, टैक्स प्लानिंग। टैक्स ईमानदारी से देना, पर कानूनी तरीकों से टैक्स बचाना, सेक्शन 80C वगैरह का फायदा उठाना। टैक्स बचाना, चोरी नहीं। टैक्स प्लानिंग, चोरी नहीं, ये जरूरी बात है। इनमें से कुछ पर थोड़ा और जोर देना चाहूंगा। हाँ बताइए। जैसे बीमा, लाइफ इंश्योरेंस कमाने वाले की अचानक मौत पर परिवार को बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आज के महंगे इलाज को देखते हुए बहुत जरूरी है। और घर गाड़ी का बीमा भी बड़े नुकसान से बचाता है। सही। रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। जमा करना, उसे काम के सालों में बढ़ाना और फिर 60-65 के बाद उसे ऐसे इस्तेमाल करना कि अगले 20-30 साल तक इनकम मिलती रहे। ये पूरी जर्नी प्लान करनी होती है। ये लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। हाँ। फिर जायदाद योजना, ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, हर किसी को सोचना चाहिए कि उनकी मेहनत की कमाई सही हाथों में जाए। नॉमिनी अपडेट रखना, साफ वसीयत बनाना, ये भविष्य के झगड़े बचाता है। और टैक्स प्लानिंग, मतलब निवेश और खर्चों को ऐसे प्लान करना कि टैक्स नियमों का फायदा मिले। हर साल नई स्कीमें आती हैं, उनकी जानकारी रखना फायदेमंद है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ क्या निकलता है? यही कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर जीने का एक सोचा समझा तरीका है। ये एक पर्सनल जर्नी है। बिल्कुल, जिसमें आप अपने सपने पहचानते हैं, उन्हें फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं और फिर अपनी उम्र, जरूरत, रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से बचत, निवेश, बीमा का सही मिक्स बनाकर उन सपनों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये एक बार का काम नहीं, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बिल्कुल, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का एक रोड मैप है, एक गाइड है। और इस रोड मैप पर चलते हुए हमें रास्ते की चुनौतियों को भी ध्यान में रखना है। महंगाई, बदलती लाइफस्टाइल, अचानक पाने वाली मुश्किलें। इसीलिए इसे समय समय पर रिव्यू करना और जरूरत पड़ने पर बदलना भी जरूरी है। हाँ, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जी। और जैसा हमने कहा, अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है तो फिक्र की बात नहीं। शुरू करने का सबसे अच्छा समय हमेशा आज और अभी है, क्योंकि टाइम, कंपाउंडिंग की ताकत आपके पक्ष में काम कर सकती है। आज के लिए इतना ही। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के कई अहम पहलुओं को समझा। ये क्यों जरूरी है, जिंदगी के साथ कैसे बदलती है और इसके मुख्य हिस्से क्या हैं। अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हमारी अपनी परिस्थितियां सब बदल रहा है, कोई अपनी फाइनेंशियल योजना को इतना फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव कैसे बनाए रख सकता है कि वो हमेशा रेलेवेंट रहे, हमेशा काम की बनी रहे और हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती रहे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।